हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था संधारित्र के बारे में, कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में डिटेल जानकारी, और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, यानी जो परावैद्युत से रिलेटेड आवेश का किस प्रकार से संग्रहण होता है, संधारित्र में किस प्रकार से आवेश संचित रहता है, इन सभी के बारे में डिटेल से हमने जाना था। डेरिवेशन के माध्यम से, फिगर के माध्यम से और कुछ एक्चुअल इमेज के माध्यम से हमने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया था कल की क्लास में। तो उसी के आगे के टॉपिक को आज हम कवर करेंगे जो संधारित्र से रिलेटेड ही टॉपिक होंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है, इन सभी से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन है, जो भी डिफिनीसन है, परिभाषाएं हैं, इन सभी के बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इनको समझते हुए चलिए, और आप रिवीजन तो कर ही रहे होंगे, डेली आपको पढ़ते हुए चलना है एक क्रम से। हम पहले भी आपको बता चुके, अगर आप क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया कि सभी यूनिट एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जो एक साथ दी हुई जो यूनिट्स हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक का मतलब है जैसे इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ये जो तीनों यूनिट हैं इनमें सभी में इलेक्ट्रिक से रिलेटेड ही आपको, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, या वैद्युत विभव हो, वैद्युत धारिता हो, या फिर वैद्युत धारा हो, तो ये सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड ही हमारे टॉपिक हैं। तो इनके बारे में हमको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। वहाँ पर हमने प्रकाश की ऑप्टिक्स पढ़ा था, तो वहाँ पर प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं थी उन सभी के बारे में हमने जाना था। तो आप अगर एक तरफ से कनेक्ट रहेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में समझ में आएंगी, क्योंकि जब एक दूसरे से लिंक है चीज़ें, तो जब तक हमको पहले वाला उसका बेस नहीं पता होगा तो हम उसको फिर अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते। तो इसीलिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यहाँ पर हमको एक फार्मूला मिलेगा, एक डेरिवेशन हम यहाँ पर करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आप देखिए किस प्रकार से फिगर बनाया जाता है, किस प्रकार से यहाँ पर लैंग्वेज है, और आप अपने नोट्स स्वयं बनाए, खुद ही आप इनको सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम आपको PDF देते हैं तो आपको वो उतनी अच्छी तरीके से आप उसको नहीं लर्न कर सकते, नहीं पढ़ सकते जितने आप स्वयं के लिखे हुए यानी सेल्फ हैंड रिटन नोट से आप जितनी अच्छी तरीके से उनको समझ सकते हैं। और हमारे जो स्कूल हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से लिखाया जाता है। आपको क्यों लिखाया जाता है? क्योंकि आप अपने हाथों से जब लिखेंगे, सेल्फ हैंड रिटन आपके नोट्स होंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। नहीं तो लिखा तो किताबों में भी है, तो आप वहाँ से भी तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे? तो पहले ये फिगर बना हुआ है, पहले हम सबसे पहले समझते हैं एक फिगर को। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें लेंगे जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर लगी हुई हैं, और इनको क्या करेंगे, इनको एक विद्युत रोधी स्टैंड्स में लगा देंगे हम, और परस्पर ठीक समांतर हैं, उनके बीच के स्थान में वायु अथवा कोई विद्युत रोधी पदार्थ परावैद्युत भरा हुआ है। तो हम मान लेते हैं कोई भी परावैद्युत भरा हुआ है, वायु भरी हुई है, तो वो तो हमको दिखेगी नहीं, तो के यहाँ पर बीच में भरा हुआ है ऐसा आपको मान लेना है, क्योंकि अगर निर्वात भी हो, वायु भी भरी हुई है, तो उसको हम परावैद्युतांक मानेंगे, वहाँ पर परावैद्युत मानेंगे। इसको हम एक स्टैंड के माध्यम से इस प्रकार से लगा हुआ है, जो कि ये विद्युत रोधी स्टैंड है, तो इस पर लगी हुई है एक प्लेट, और दोनों समांतर हैं आपस में, और समीप में ही रखी हुई हैं, यानी कुछ दूरी पर ही रखी हुई हैं। तो अब क्या करेंगे, तो इसको मान लेते हैं x प्लेट और इसको मान लेते हैं y प्लेट। तो x और y धातु की दो समतल प्लेटें, और प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर दिया हुआ तथा उनके बीच की दूरी d ये दी हुई है, उन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d मीटर है। और ऐसा मान लेते हैं कि प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक k भी दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, प्लेट x को +q आवेश दिया जाता है, ये +q आवेश प्लेट x को जब दिया जाता है तो प्रेरण द्वारा उसके सामने रखी, यानी इसको हमने प्लस आवेश दिया, इसको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन प्रेरण के माध्यम से, ये प्रेरण आप मैग्नेटिक वाली जब यूनिट हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके समझ में आएगा कि प्रेरण कहते हैं किसे। तो प्रेरण के द्वारा क्या होता है कि सामने वाली प्लेट y के भीतरी तल पर -q कूलाम आवेश तथा बाहरी तल पर +q आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण
अंदर वाली सतह पर माइनस आवेश, ये माइनस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है और बाहरी परत पर प्लस आवेश यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो अब बाहर प्लस आवेश है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम, प्लेट जो वाई है इसको हम क्या कर दें, इसको हम पृथ्वी से जोड़ दें। पृथ्वी का साइन इस तरीके से बनाया जाता है जब हम किसी माध्यम को पृथ्वी से जोड़ते हैं तो। और हमने पहले पढ़ा है, विभव वाले चैप्टर में पढ़ा है, एक बार फिर आपको हम याद दिला दें कि जो पृथ्वी का विभव होता है वो शून्य होता है। आप कितना भी आवेश पृथ्वी में डाल दें उसकी दशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, पूरा आवेश वो अपने में समाहित कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है। तो क्या किया, प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी हुई है, तो ये जो बाहर वाला धन आवेश है ये पूरी तरह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाएगा ये जो बाहर वाला प्लस क्यू कूलाम आवेश है। और अब क्या हो गया कि प्लेट एक्स और वाई में यानी आवेश तो बराबर है लेकिन क्या है, विपरीत है, एक में धन आवेश है और एक में क्या, एक में प्लस आवेश है। अब क्या होगा, प्लेट एक्स से चलने वाली सभी बल रेखाएं प्लेट वाई पर पहुंचेंगी तथा किनारों को छोड़कर बीच में वैद्युत क्षेत्र सभी जगह एक समान होगा। ये देखिए, ये इधर से जा रही हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं जो इधर से इधर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, यानी जा ही रही हैं। और किनारों को अगर हम छोड़ दें, किनारों को मतलब यहाँ इधर हम छोड़ दें, तो बीच का जो पार्ट होगा वहाँ पर ही क्या होगा, ई वहाँ पर होगा एक समान, वैद्युत क्षेत्र सभी जगह एक समान होगा बीच में। और ये प्लस यहाँ लिखा हुआ है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये प्लस इस तरफ और भीतरी में ये माइनस इस तरफ, इस तरह से इंडिकेट यहाँ पर किया जाएगा। और बाहर आ जाता है, ये प्रेरण द्वारा इधर आवेश आता है और प्रेरण द्वारा बाहर आ जाएगा धन आवेश, जिसको अगर पृथ्वी को वाई को हमने जोड़ दिया पृथ्वी से तो ये वहीं पर निरावेशित हो गया, तो इसका कोई औचित्य यहाँ पर बचता नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या है, सिग्मा है, यानी पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा दिया हुआ है, क्योंकि अगर प्लेट है तो उसका क्षेत्रफल होगा और ए मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल भी था, हमने पीछे पढ़ा भी। तो ए यहाँ पर क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल होगा तो उसका पृष्ठ घनत्व होगा, क्योंकि पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व होता है वो है सिग्मा। और एक समान और विपरीत आवेशों की दो समतल समांतर चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ी थी, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, गॉस वाले चैप्टर में याद कीजिए, यानी यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था गॉस के जो नियम थे उसमें गॉस के अनुप्रयोग में ये बात थी वहाँ पर कि एक समान और विपरीत आवेशों की दो समतल समांतर चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो हमको शुरू से ही पता है। तो अब क्या करें, अगर चादरों के बीच में परावैद्युत माध्यम भी हो, क्योंकि हमने माना भी तो है कि के हमारे पास है, तो क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर हमको मिल गई। तो लैंग्वेज आपको फिगर बनाना है, फिगर से ही आपको लैंग्वेज लिखनी है, हम केवल जो न्यूमेरिकल टर्म्स हैं यानी जो डेरिवेशन के टर्म्स हैं वो केवल हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपको नोट भी कर लेना है। बाकी लैंग्वेज आपको रटनी नहीं है, हमने आपको समझा दिया ना किस प्रकार से, तो उसी प्रकार से आपको फिगर बनाना है। फिगर आप ट्राई कीजिएगा, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही अच्छी यहाँ पर आपकी पकड़ हो जाएगी इस टॉपिक में। तो आप फिगर बनाइए, उसके हिसाब से ही आपको लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज हमने आपको बता दी है, आप वीडियो देख सकते हैं बाद में भी जब आप इसका रिवीजन करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो पृष्ठ घनत्व हमने माना था यानी सिग्मा बराबर, उसका फार्मूला क्या होता है, हमने आपको इसीलिए बताया कि आप क्रम से पढ़ें, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पर आपको पीछे वाली ही मिलेंगी, क्योंकि एक यूनिट दूसरी यूनिट से लिंक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमने गॉस वाले टॉपिक्स पढ़े थे गॉस से रिलेटेड, तो वहाँ पर हमने पृष्ठ घनत्व, आयतन घनत्व, रेखीय घनत्व, इन सभी डिफिनीशंस को पढ़ा था, उनके फार्मूलों के बारे में भी पढ़ा था। तो वो जब तक आपको लर्न नहीं होंगे आप यहाँ पर डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको जो पीछे अच्छी तरीके से रिवाइज करते हुए और लर्न करते हुए चलना है। तो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, ये होता है। अब क्या करेंगे, अब ये जो सिग्मा है, सिग्मा की जगह इसका मान रख देंगे, तो जब मान रखेंगे तब तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर वी वोल्ट है, दोनों जो ऊपर प्लेटें थी तो बीच में क्या, बीच में विभवांतर है वी वोल्ट, वी वोल्ट बीच में विभवांतर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी डी, बीच की दूरी डी हमको वहाँ पर दी हुई थी ना। तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और फार्मूला होता है, हमने आपको पीछे बताया था, ई बराबर वी अपान डी, ये संधारित्र के लिए होता है क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी और उनके बीच जो विभव होता है वो होता है वी वोल्ट। तो ई बराबर वी अपान डी एक फार्मूला ये हमको मिला।
और यहाँ से हमको V बराबर मिल गया ED, V बराबर ED मिल गया। तो अब क्या करेंगे, इस E की जगह E का ये वाला मान हम पुट कर देंगे, यानी V बराबर Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A और D हो जाएगा ऊपर Q के साथ। तो ये आ गया V बराबर QD अपान K एप्सिलॉन नॉट A और E का काम यहाँ से ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता वो क्या होगी, वो होगी C बराबर Q अपान V। अब क्या करेंगे, इस V का मान इस जगह पुट कर देंगे, बराबर Q अपान QD और ये चला जाएगा ऊपर, यानी K एप्सिलॉन नॉट A वो चला जाएगा ऊपर इस Q से, ये वाला Q यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, फाइनल फार्मूला बनेगा हमारा C बराबर यानी धारिता बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। ये यहाँ पर फाइनल फार्मूला मिला किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये आया हमारा मेन फार्मूला। और अगर हम क्या मान लें, अगर हम मान लें कि परावैद्युत है वायु तो K बराबर 1 हो जाएगा, तो यही फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बराबर A अपान D। ये यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला। और वायु है अगर माध्यम K की जगह, तो यहाँ पर हम C नाट ले लेंगे, C नाट ले लेंगे, तो इससे हमको फ़र्क पता चल जाएगा कि परावैद्युत कौन है। अगर परावैद्युत वायु है तो ये फार्मूला होगा, अगर कोई और परावैद्युत हम ले लेते हैं तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी फर्स्ट नंबर फार्मूला लगाएंगे, ये वाला K एप्सिलॉन नॉट अपान D वाला। अब क्या करेंगे, इन दोनों फार्मूलों से हमको एक और संबंध मिलता है यहाँ पर। इन दोनों फार्मूलों को जब आपस में डिवाइड करेंगे तो एक फार्मूला मिलेगा हमको C बराबर KC नाट, C बराबर KC नाट या K बराबर C अपान C नाट। अब क्या है, अगर हमको डायरेक्ट जैसे न्यूमेरिकल में दे दिया गया कि जब निर्वात में या जब परावैद्युत वायु है तब धारिता है 2 फैरड, और जब कोई और माध्यम लिया गया, कोई और परावैद्युत लिया गया, तब धारिता है 6 फैरड। तो परावैद्युत का मान निकालिए, K का मान निकालिए। तो हम इसी फार्मूले को डायरेक्ट लगा देंगे, फिर हमको इन सभी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। तो ये यहाँ पर हमको रिलेशन पता चल गया। और K का मान क्या होता है, K का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, K ग्रेटर देन 1। इसके बारे में हमने पीछे ही पढ़ा था, शुरुआत में ही पढ़ा था यूनिट की, तो ये कोई यहाँ पर इशू नहीं है। अब क्या है, अब ये है कि जैसे हमको धारिता यानी कि धारिता बढ़ानी है, तो यहाँ से देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, यानी C प्रोपोर्शनल सीधे KA अपान D, ये यहाँ पर बन जाएगा। तो C बढ़ाने के लिए क्या होगा, C बढ़ाने के लिए K बढ़ाना होगा या A बढ़ाना होगा, और D को कम करना होगा। यानी दूरी कम है तब धारिता बढ़ेगी, और K बढ़ेगा तब धारिता बढ़ेगी, A बढ़ेगा तो भी धारिता बढ़ेगी। तो ये धारिता की डिपेंडेंसी है, यानी किस प्रकार से हम ऊंची धारिता का संधारित्र बना सकते हैं। तो A अधिक होना चाहिए, परावैद्युत अधिक होना चाहिए, और उनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए, तब भी हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर संधारित्रों के संयोजन। संधारित्रों का किस प्रकार से संयोजन का मतलब किस प्रकार से संधारित्रों को जोड़ा जाता है। तो हम यहाँ पर कई सारे संधारित्र जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमको सॉल्व करना है, हम यहाँ पर केवल और केवल कितने लेंगे, 3 संधारित्र लेंगे। उसे जोड़ने को तो हम n संधारित्र जोड़ सकते हैं, हम फार्मूला निकाल सकते हैं, सेम फार्मूला लगेगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल 3 संधारित्र लेकर चेक करते हैं। और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आपको आगे मिलेगा जब हम पढ़ेंगे अगली यूनिट, जिसमें हम प्रतिरोधों के संयोजन को देखेंगे। तो प्रतिरोधों के संयोजन में वहाँ पर भी 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, और संधारित्रों को भी 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक श्रेणी क्रम होता है और एक होता है समांतर क्रम। तो आपको देखते हुए चलना है कि इसमें क्या अंतर होता है और किस प्रकार से इसका जो डेरिवेशन है वो किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम में किस प्रकार से संयोजन किया जाता है। तो श्रेणी क्रम के संयोजन समझने के लिए ये सामने फिगर बना हुआ है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे। तो अब क्या है, श्रेणी क्रम संयोग में संधारित्र की जो पहली प्लेट है A, उसको विद्युत स्रोत से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। मतलब क्या हुआ, ये जो A है ये जुड़ी हुई है किससे, विद्युत स्रोत से। ये जुड़ी हुई है विद्युत स्रोत से। पहले संधारित्र की पहली प्लेट है, ये जुड़ी हुई है किससे, विद्युत स्रोत से जुड़ी हुई है।
और दूसरी यानी पहली प्लेट की पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, समझते हुए चलिए। अब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया, और तीसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने कहाँ से जोड़ दिया, इसको बी पॉइंट से पृथ्वी से जोड़ दिया, पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। अब 3 संधारित्र दी हुई, इनकी धारिताएं क्या हैं, इनकी धारिताएं हैं C1 C2 C3। C1 C2 C3 धारिताएं हैं, और A और B के बीच श्रेणी क्रम में सभी जुड़ी हुई हैं। ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B, इन सभी के बीचों में जुड़ी हुई हैं। और इनमें अगर आवेश की बात करें, संधारित्र में आवेश की बात करें, तो प्लस Q आवेश, इधर माइनस Q आवेश, प्लस Q आवेश, माइनस Q आवेश, प्लस Q आवेश, माइनस Q आवेश, इस प्रकार से आवेश यहाँ पर बटा हुआ है। अब नीचे हमको ध्यान देना है। अब विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट A को प्लस Q आवेश दिया जाता है। A को हमने प्लस Q आवेश दे दिया, और उसी प्रकार से जैसे हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा, तो क्या होता है, प्रेरण द्वारा C1 की दूसरी प्लेट के भीतर वाले तल में माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा उसका स्वतंत्र आवेश प्लस Q दूसरे संधारित्र C2 की पहली प्लेट पर चला जाता है। क्या मतलब हुआ, इसको हमने प्लस आवेश केवल दिया, यहाँ पर प्रेरण के द्वारा माइनस आवेश उत्पन्न हो गया, और बाहर प्लस उत्पन्न हो गया जो इधर चला गया इस वाली प्लेट में। फिर यहाँ पर क्या हुआ, इस पर प्लस चला गया, तो यहाँ पर प्रेरण के कारण यहाँ पर माइनस हो गया, और इसका जो बाहर वाला आवेश था ये इधर चला गया। इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्रेरण के कारण यहाँ पर माइनस उत्पन्न हुआ, और बाहर प्लस बचा। बाहर जो प्लस आवेश है वो जब हम पृथ्वी संबंधित कर दिया तो वो चला गया पृथ्वी में, तो यहाँ पर निरावेशित हो गया। इस प्रकार से आवेश को यहाँ पर बांटा गया, यानी सिर्फ और सिर्फ हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट को ही आवेश देंगे, फिर आगे आवेश अपने आप से बढ़ता हुआ चला जाएगा सभी संधारित्र में। और यहाँ पर जो विभव है, विभव यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, V1 V2 V3 विभव अलग दिया हुआ है यहाँ पर। यानी किसका बंटवारा होता है, तो श्रेणी क्रम में संधारित्र के केस में V1 यानी कि विभव का बंटवारा होता है, और धारा एक समान रहती है। धारा का मतलब यहाँ पर आवेश है, यानी आवेश एक समान रहता है। और आगे जब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध में, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि धारा एक समान रहती है और विभव अलग अलग होते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से, और संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर V1 V2 V3 दिए हुए हैं, तो जो अलग दिए हुए हैं, भिन्न भिन्न दिए हुए हैं, उन्हीं का हम क्या करेंगे, उन्हीं का मान निकालेंगे। यानी V1 बराबर, तो V बराबर क्या होता है, Q अपान C, क्योंकि C बराबर होता है Q अपान B, तो उसी से हमने बना लिया Q1 बराबर Q अपान C1। Q तो सभी में समान है ना, तो इसीलिए V2 बराबर Q अपान C2, V3 बराबर Q अपान C3, और 3 ही संधारित्र यहाँ पर लिए गए हैं। अब क्या है, बिंदुओं A और B के बीच कुल विभवांतर V है, ये दिया हुआ है। टोटल विभवांतर है V, यानी ये है एक समान, इसीलिए हम इसको, यानी कि विभवांतर है अलग अलग, केवल Q एक समान है, लेकिन इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना है, यानी AB के बीच में कुल विभवांतर V है, तो कुल विभवांतर बराबर होगा अलग अलग विभवांतर के योग के। तो क्या करेंगे, जो परिणामी विभवांतर यानी कि V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब रख देंगे मान सभी का Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। इस प्रकार से हम मान सभी के रख देंगे। अब क्या होगा, तो अब क्या है, V1 V2 V3 के तो मान हमको पता है, लेकिन V का मान नहीं पता। तो V के लिए क्या करेंगे, तो तीनों संधारित्र को A व B के बीच में, तीनों संधारित्र के स्थान पर एक हम बड़ा संधारित्र ले लेते हैं। तीनों संधारित्र के जगह पर हम एक बड़ा संधारित्र ले लेते हैं, जिसको Q आवेश दिया गया है और धारिता है C, यानी कि यही क्या होगा, यही होगा तुल्य संधारित्र उन संधारित्रों के बीच में। तो इसीलिए V बराबर होगा Q अपान C। ये यहाँ पर मान निकलेगा किसका, V का मान निकलेगा। अब यही V का मान का यहाँ पर रख देना, यानी Q बराबर Q अपान C, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, यानी Q अपान C बराबर Q यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। तो फाइनल इस Q से ये वाला Q क्या हो जाएगा, इस Q से ये वाला Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको फाइनल फार्मूला क्या मिला, यहाँ पर फाइनल फार्मूला मिलो हमका 1 अपान C
बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमको यहाँ पर फाइनल फार्मूला मिलता है किसका, जो कि है संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में। और प्रतिरोध में आपको जस्ट उल्टा मिलेगा, वहाँ पर श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। यानी हम इसको एक लाइन में कह सकते हैं कि कई संधारित्र को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य संधारित्र की धारिता का, तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम यानी कि 1/C उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं की व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। ये यहाँ पर हमको यहाँ से क्या होता है, यहाँ से प्राप्त होता है। और इससे एक चीज़ हमको और ये पता चलती है, क्या चीज़ पता चलती है, ये पता चलता है कि यहाँ पर आवेश क्या होता है, यानी कि श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है Q, ये होता है क्या, समान। Q होता है समान, और Q समान होता है, और V क्या होता है, V होता है डिफरेंट, यानी कि C प्रोपोर्शनल 1/V। इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ होता है। तो हम क्या कह सकते हैं इस संबंध से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको अधिक धारिता चाहिए तो वोल्टेज को कम करना होगा, या कम धारिता वाले संधारित्र का वोल्टेज ऊंचा होता है, यानी यहाँ पर प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। C बढ़ेगा तो V घटेगा। तो ये हमको देखने को मिलता है। Q होता है समान और V होता है डिफरेंट। और मेन फार्मूला आपको ये यहाँ पर याद रखना है, लर्न रखना है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सेकंड नंबर संयोजन, जो कि है समांतर क्रम संयोजन। तो देखते हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में। तो यहाँ पर भी एक फिगर है जिसके माध्यम से हम समझेंगे, और उसी प्रकार से डेरिवेशन है। थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क है कि यहाँ पर आवेश अलग अलग हो जाते हैं, विभव समान हो जाते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन यानी कि यहाँ पर 3 संधारित्र किस क्रम में जोड़े गए हैं, एक परिपथ में 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। और यहाँ पर संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु A से तथा दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ दिया गया है, और जिनकी धारिताएं क्या दी हुई हैं, धारिताएं दी हुई हैं ये C1, C2 और C3, ये तीनों की धारिताएं दी गई हैं। बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में सभी जोड़े गए हैं। बिंदु B को क्या कर देते हैं, हमने बिंदु B को पृथ्वी से संबंधित कर दिया। और हमको ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बाहर जो आवेश होता है वो होता है धन आवेश, जिससे कि वो कहाँ चला जाए, वो पृथ्वी पर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे, तो विद्युत स्रोत द्वारा, यानी फिर हम विद्युत स्रोत के द्वारा A को क्या करेंगे, A को देंगे हम आवेश। विद्युत स्रोत के द्वारा बिंदु A को हम क्या देंगे, आवेश देंगे, प्लस Q आवेश देंगे। बिंदु A को हमने क्या दिया, प्लस Q आवेश दिया। लेकिन क्योंकि ये परिपथ क्या है, समांतर क्रम में ये परिपथ है, इसलिए जो प्लस Q आवेश होगा वो बंट जाएगा तीनों संधारित्रों में उनके धारिताओं के अनुसार बंट जाएगा। यानी यहाँ पर पहुँच गया प्लस का Q1, यहाँ पर प्लस का Q2 और प्लस का Q3। यानी ये Q आवेश यहाँ से प्लस Q आवेश ने प्रवेश किया, लेकिन वहाँ पर समांतर क्रम है चूँकि संयोजन, तो तीनों तरफ जो आवेश है वो यहाँ पर बट जाएगा। और इसमें पहुँचा Q1, यहाँ पहुँचा Q2, यहाँ पहुँचा Q3, और ये पहुँचा क्या, धन आवेश। तो फिर वही कंडीशन, इस धन आवेश के कारण प्रेरण द्वारा यहाँ पर उत्पन्न हो गया क्या, ऋण आवेश, और बाहरी पृष्ठ पर धन आवेश। इसी प्रकार से Q2 धनावेश के कारण भी, प्रेरण के कारण यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया और बाहर धनावेश। इसी प्रकार यहाँ भी बाहर धनावेश, और ये तीनों के जो धनावेश हैं ये सभी पहुँच गए बिंदु B पर। और उसके बाद अर्थ में जहाँ, और अर्थ का जो विभव होता है वो होता है 0, तो यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और ये इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो गया पूरा धनावेश, पूरी तरीके से निकला हुआ। अब क्या है, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच समान विभवांतर V दिया हुआ है। तो अब देखिए, तो यही इसमें डिफरेंट है थोड़ा सा कि जो श्रेणी क्रम है वहाँ पर विभव अलग अलग होता है, आवेश समान, यहाँ पर आवेश अलग अलग होता है, विभव समान। तो जो अलग अलग होता है हम उसी का सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं और उसी से उनके अलग अलग मान निकालते हैं। समान वाले से हमको कोई भी लेना देना नहीं होता। उसमें वहाँ पर Q समान था तो हमने, और V अलग अलग था तो V के फार्मूलों से वहाँ पर हमने सॉल्व किया था जो डेरिवेशन था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर Q वाले फार्मूले लेंगे। यानी अगर तीनों संधारित्रों पर आवेश Q1, Q2, Q3 है तो हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे Q1, और वही फार्मूला C बराबर Q/V से Q1 बराबर C1V और Q2 बराबर C2V।
Q3 बराबर C3V। ये हमने अलग अलग फार्मूला यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश यानी इस Q का मान हम कुल आवेश निकाल लेते हैं। तो कुल आवेश क्या होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी तीनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो C1V प्लस C2V प्लस C3V, और ये होगा किसके, Q बराबर होगा। अब क्या करेंगे, तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम केवल एक संधारित्र रख दें, जैसे पहले हमने रख दिया था, और उसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच V विभवांतर होता है, और यही संधारित्र तुल्य संधारित्र होगा। तो धारिता C है, तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, Q बराबर VC। ये हमारा यहाँ पर आ गया। ये Q का मान है, यहाँ पर जो C दी हुई है ये क्या है, ये तुल्य संधारित्र की धारिता है, और V विभवांतर दिया हुआ है Q। तो इस Q की जगह ये वाला मान रखेंगे, यानी VC बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, और यहाँ पर V कॉमन लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। इस V से ये वाला V कैंसिल कर देंगे, तो हमारा फाइनल फार्मूला बनेगा समांतर क्रम के लिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया फाइनल फार्मूला, जो कि होगा संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला। और इससे जुड़ा हुआ और एक फार्मूला हमको मिलेगा यहाँ पर, जो कि होगा फार्मूला नहीं, इसको हम एक लाइन में किस प्रकार से कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो कुल समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र, जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं, उनकी कुल तुल्य धारिता उनकी अलग अलग संधारित्रों की जो धारिताएं हैं उनके योग के बराबर होती है। तो ये यहाँ पर फाइनल फार्मूला प्राप्त हुआ और फाइनल डिफिनीशन हमको प्राप्त हो गई। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के विषय में जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारा, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से ही रिलेटेड है कि जब दोनों प्लेटों के बीच हम क्या रख दें, आंशिक रूप से परावैद्युत रख दें, तब उसका फार्मूला क्या होगा। तो इस वाले का डेरिवेशन हमको नहीं सॉल्व करना, केवल और केवल फार्मूला देखना है। तो ये पॉइंट छूट गया था, तो इसको हम देख लेते हैं। तो एक ये केवल इसका फार्मूला हमको देखना है कि धारिता यानी संधारित्र की धारिता निकालनी है जब प्लेटों के बीच क्या रखा हो, आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो। अभी तक हमने जो पीछे वाला किया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो वहाँ पर K की जगह वायु थी, यानी परावैद्युतांक वायु था, K बराबर 1 था। तो धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो, तो ये इसका फार्मूला होगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T प्लस T अपान K। तो उसी से मिलता जुलता फार्मूला है जो हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, वो था एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट अपान D, इस प्रकार से था। तो सेम फार्मूला है, D की जगह क्या है, D माइनस T, क्योंकि बीच की दूरी होगी दो, ये प्लेटें दी हुई हैं, दो प्लेटें दी हुई, इनके बीच की दूरी D है। अगर आंशिक रूप से हम यहाँ पर क्या रख दें, परावैद्युत, वो भी T मोटाई का, तो ये जो दूरी हो जाएगी, यानी जो बची दूरी हो जाएगी वो D माइनस T हो जाएगी। तो यही यहाँ पर दी हुई है, और ये जो K ऊपर वाला K यहाँ पर आ गया है नीचे, यही जाएगा जस्ट ऊपर, तब इसका फार्मूला बनेगा। तो ये फार्मूला एक छूट गया था टॉपिक यहाँ पर, तो इसको भी हमने कवर कर लिया। तो आज का लेक्चर यहीं तक। इसमें हमने क्या जाना, तो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा सभी प्रकार के जो यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और किस प्रकार से संयोजन किया जाता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा, विद फिगर, विद डेरिवेशन। तो आप इसी प्रकार से अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलिए, एक क्रम से पढ़ते हुए चलिए, और अच्छी तरीके से चीज़ों को समझिए, लर्न करिए, और इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।